आज जो छोटा काशी कहे जाने वाले बूंदी के जो सभी लोग हैं और सभी गणमान्य लोग जहाँ यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने इस इतने अच्छे प्रोग्राम को आयोजित किया और वंचितों की आवाज़ को जो उन्होंने समझा और जानने की जो कोशिश की जा रही है, उसके लिए मैं इनसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिनकी वजह से आज हम हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ महर्षि नवल साहब का, जो हमारे धार्मिक गुरु है। मैं धन्यवाद करता हूँ महर्षि वाल्मीकि का, जो हमारे धार्मिक गुरु है। मैं धन्यवाद करता हूँ बिरसा मुंडे का, जिनकी वजह से हमें राजनीतिक और सामाजिक चेतना देखने को मिलती है आदिवासी समाज में। आज मैं अपना भाषण शुरुआत करने से पहले एक नारे के साथ शुरुआत करूंगा, जो बहुत अहम है, जिसमें आप मेरा थोड़ा साथ देंगे। वंचितों का नारा है, वंचितों का नारा है, वंचितों का नारा है, वंचितों का नारा है। धन्यवाद। आज इस प्रोग्राम के मुख्य आयोजक सकल वाल्मीकि समाज बूंदी, जो आज अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण पे स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखवा चुकी है, मैं ऐसे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं मान्यवर राकेश बहोत साहब का, जिनकी वजह से इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ। बाकी जितने भी बैठे सभी लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे, बाकी और भी वंचित समाज के लोग जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस मामले को ले जाने वाली सबसे पहली टीम, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रिवीजन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी के प्रेसिडेंट ओपी शुक्ला, जो रिटायर्ड इंडियन लीगल सर्विस के भारत सरकार से विधि मंत्रालय से है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय रमेश भंगी जी का, जो हमें समय समय पर प्रोत्साहित करते हैं इस वंचितों के न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। और भी वक्तागण आने हैं, मैं उनका पहले ही धन्यवाद कर देना चाहता हूं, जो स्पोक पर्सन हमारे मंच पे होंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं आर्टिकल 16(4) और 15(4) की। आज आपको देखने को मिलेगा कि ये कहते हैं कि सबका ट्रेडिशन जो संविधान के विरोध में है, ये कहते हैं कि संविधान के विरोध में जाकर ये सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त का फैसला सुनाया है। मैं कहता हूं कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो 15(4) और 16(4) में जो एडुकेटेड रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, जो एक पर्याप्त और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात होती है, वही एकमात्र रिप्रेजेंटेशन का और सब पब्लिकेशन को सब कैटेगरी का रास्ता खोलता है। और संविधान की जो फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त करती है, लो बेनिफिट प्राप्त करती है, जो समाज का वंचित अभी तक इसको प्राप्त नहीं कर पाया है, जो अब जो रिजर्वेशन में जो कैटेगराइजेशन हुआ है, उसकी वजह से अब हमें देखने को मिलेगा कि हमारे समाज में सामाजिक राजनीतिक चेतना का जो आह्वान हुआ है, यह भी 1 अगस्त का फैसला इसमें बहुत बड़ा क्रमबद्ध अपना फैसला साबित होगा। और मैं बता देना चाहता हूं, जो आज कह रहे हैं कि ये आरक्षण का सब कैटेगराइजेशन जो हुआ है वो न्यायिक नहीं है, जुडिशियल नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि एक के बहुत बड़े नेता बीपी मौर्य 1980 में जब प्राइवेट बिल लोकसभा में राज्यसभा में पेश करते हैं, और उन्होंने खुद कहा कि मेरे घर में 36 IAS PCS है, मुझे क्यों जरूरत है रिजर्वेशन की, मुझे क्यों जरूरत है रिजर्वेशन की, जब रिजर्वेशन चाहिए उन लोगों के लिए जो अभी तक जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है। और रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको जब 1932 में जब रिजर्वेशन दिया गया था, तो रिजर्वेशन की जो 9 पैरामीटर रखे गए थे छुआछूत के, तो आज अगर आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो छुआछूत का जो सामना करना पड़ रहा है वो वाल्मीकि समाज कर रहा है। क्योंकि आज भी अगर UN में हमारे समाज को दिखाया जाता है तो वही जीवन में बड़ा हुआ व्यक्ति दिखाया जाता है, उसी के आधार पर बताते हैं कि भारत में दलितों की स्थिति क्या है, और दलितों की स्थिति दिखाकर बोलते हैं कि देखो भारत में ये दलितों की स्थिति है, इसलिए हमें बेनिफिट दी जाए। आप UN में तो जाके ये बात कह रहे हैं, लेकिन जब आज कैटेगराइजेशन हुआ रिजर्वेशन में, जब आज इनको हक मिलना चाहिए था, आज ये कहते हैं कि ये फैसला न्यायिक नहीं है। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, इनकी ड्यूअल पर्सनैलिटी है जो आज हमें देखने को मिल रही है। और जो भाई इनको बोलते हैं कि हमारा बड़ा भाई है, वो कृपया करके ऐसा ना बोले, ये हमारे बड़े भाई नहीं है। अगर बड़े भाई होते तो इस फैसले के स्वागत करते, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करते। ये फैसला हमारे समाज के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान और शैक्षिक उत्थान के लिए बहुत जरूरी फैसला है, इसको हमें समझना पड़ेगा। मैं अपने समाज के उन लोगों से भी बोलना चाहूंगा जो इस फैसले का पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस फैसले का जो सम्मान और
जो उत्थान होगा वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक दायरे में रहकर हो सकता है भाइयों। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब इस फैसले पर रोक लगी, जो ईवी चिनाया 2003-5 में आया, तो सबसे पहले उसमें ये बताया गया कि हम होमोजेनस है, ऑल शेड्यूल कास्ट आर शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट आर होमोजेनस। मैं बता देना चाहता हूँ, क्या आपके SC/ST में सभी जातियों के कल्चर, बिलीफ, फेथ, वर्शिप का एक जैसे है? आप खड़े होकर बताइए आप कि एक जैसे है? हमारे कल्चर, बिलीफ, फेथ, वर्शिप सबके अलग अलग है, तो फिर हम कैसे होमोजेनस हो सकते हैं? ईवी चिनाया का फैसला इसलिए गलत साबित हुआ, इसलिए गलत चंद्रचूड़ साहब ने किया क्योंकि वो फैसला न्यायिक नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव के कारण आके ये ईवी चिनाया सुनाया गया था, जिसकी वजह से सब फेडरेशन को बंद किया गया था। गुरनाम कमेटी के आंकड़े हम सबके पास है, यस कमेटी के आंकड़े हम सबके पास है, हरियाणा, पंजाब को हम देख चुके हैं, जिसमें हमारे समाज के लोगों को उत्थान हुआ था, रिप्रेजेंटेशन मिला था। लेकिन अब ये फैसला पूरे भारत में लागू कराने की जो बात हमारे सामने आई है, ये बड़ा ही सोचने की बात है। राजस्थान जैसी धरती में जब मैं ऐसी चेतना देखता हूँ, राजनीतिक और सामाजिक चेतना देख रहा हूँ मैं, तो मेरा बड़ा दिल प्रफुल्लित हुआ कि हमारे समाज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आ चुके हैं। और ये बहुत जरूरी है, जब तक हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं समझेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे, हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता। समाज की तरक्की सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई में है। बाबा साहब आज सभी SC जातियों के लिए पिता के समान कार्य कर रहे थे, लेकिन आज जो बाबा साहब का एक पेटेंट के रूप में एक जाति ने उसका जो फायदा उठाने का कार्य किया, जो एक रंग के आधार पर उनका फायदा उठाने का कार्य किया, आज हम बता रहे हैं कि असली ब्लड बाबा साहब का जो है वो हमारे समाज है। वी आर रियल ब्लड ऑफ अम्बेडकर। और मैं बता देना चाहता हूं कि आर्टिकल 338 में SC/ST आयोग जो अभी तक सिर्फ उन लोगों का कब्जा उस पर रहा है, SC/ST आयोग में उसने कभी रिजर्वेशन की बात नहीं की, जबकि बात करनी चाहिए थी। SC/ST आयोग सभी जाति के लिए और सभी SC जाति के लिए समान रूप से कार्य करना चाहिए। तो क्या उनको जो एक आयोग का काम होना चाहिए, रिपोर्ट पेश करना, क्या उन लोगों ने की? आप बताइए। जब आर्टिकल 338 में हमें साफ साफ प्रावधान है कि वो हमारे वंचित जातियों के रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा कि किसका रिप्रेजेंटेशन कितनी नौकरियों में किस प्रकार है, एजुकेशन में कितना है, राजनीति में कितना है और राजनीति में कितना है, क्या उन्होंने किया? क्योंकि आज तक उनका कब्जा था। तो आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ये भी होनी चाहिए कि जो SC/ST आयोग है, उनको हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि ये वंचित जातियों को जो रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है इसका फेडरेशन में, उसकी रिपोर्ट दायर करेगा। आज जो मेरा समाज सबसे ज्यादा जो परेशानी झेल रहा है, जो भारत में हम पूरे रूप से बटे हुए हैं, राजस्थान